गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे और मैं आपको बिल्कुल देख पा रही हूँ। कई लोग ऐसे नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं कि हम बनाएंगे नोट्स साथ के साथ। कई लोग ऐसे एकदम आराम से बैठे हुए हैं कि हमें तो नोट्स मिलेंगे तो तब बनेंगे हैं। तो राम राम रश्मि, और बताओ बीना, आज तो सीटेट का रिजल्ट आया है और आप लोग बेइंतहा खुश हैं और मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ। तो आज तो मन भी ऐसा हो रहा था कि बस सेलिब्रेट ही कर लें छुट्टी उट्टी करके। बट इंपॉर्टेंट है, ये बैच में अभी इतने लोग चाह रहे हैं एडमिशन हो जाए, बट एडमिशन अभी क्लोज हो चुके हैं इस बैच के। तो नेक्स्ट आएगा शायद 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए। तो तभी जो लोग आपके आसपास वाले आतुर हैं तो उनको बताइएगा कि अभी रुकिए, थोड़ा धीरज धरिए, है ना। तो आप लोग स्टार्ट करें। फिर कल हम कर रहे थे क्या, एडोलेसेंस। अरे बिल्कुल मिलेंगे पल्लवी, जल्दी ही मीटअप करेंगे। मेरा इवन कुछ प्लान है इंटरव्यू सेशंस भी लेने का। तो वो जो ईमेल आईडी था ना, interview.let'slearn.interview करके, तो करेंगे कुछ कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर किया आप लोगों ने। आपकी वजह से हो पाया यार, मेहनत आपकी है पल्लवी, मेरा थोड़ा बहुत सहारा है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम चल रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें हमने इन्फेंसी तो पहले कर लिया था। कल हमने अर्ली चाइल्डहुड समझा था, उसके कुछ पॉइंट्स समझे थे। अर्ली चाइल्डहुड की क्या विशेषताएं हैं, कैसे इरेशनल थिंकिंग है, एनिमिज्म होता है। रिवाइज भी करा देती हूँ चलो मैं, है। अर्ली चाइल्डहुड की यदि हम बात करें तो इसको प्री स्कूल पीरियड भी कह रहे हैं, प्री गैंग एज पीरियड भी कह रहे हैं, प्ले की भी इसकी ये एज है, टॉय एज भी इसको कह रहे हैं, खिलौना आयु। ये सबसे ज्यादा तेजी से भाषा विकास, सोशलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है इस स्टेज में, ये कह सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव, सामाजिक और सांवेगिक, यानी बच्चे के, अरे धन्यवाद नीरज, बच्चे की जो संवेग है, जो उसके इमोशंस हैं और जो उसका सोशलाइजेशन है, समाज में रहना है, ये दोनों ही डेवलप हो रहे होते हैं अच्छे से। तो ये इंपॉर्टेंट पीरियड है सामाजिक और सांवेगिक पर्सपेक्टिव से बच्चे के डेवलपमेंट का। ठीक है बात। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बिल्कुल हाथ जोड़ करके धन्यवाद, है ना। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बट प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पढ़ने पे। इसके बाद सिलेक्शन लेना है और तब डिस्कशन करेंगे, है ना। अब लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई है, सीटेट छोटी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा युद्ध है ना। केवीएस शायद इस साल आएगा, रीट पहले से निकला हुआ है, और भी कुछ एग्जाम्स आएंगे, तो उनके लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखिए, डीट प्लस बी के लिए तैयार करिए, क्योंकि पेडागॉजी हर जगह आएगी और ये बहुत बड़ा कोर्स है, तो हम फोकस करेंगे कोर्स पे, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सेल्फ सेंटर्ड यानी स्वयं केंद्रित, यानी बच्चा इसी उम्र में, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष के अंदर ही क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवाइज अभी के अभी करा दे रही हूँ। ठीक, क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, स्व केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक है। ईगो सेंट्रिक है यानी उसकी जो दुनिया है वो आई के अराउंड घूमती है, यानी मैं। हर चीज में, भाषा में, चीजों में, हर जगह पे मैं का इस्तेमाल वो करता है, खुद को सेंटर में रखता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी एनिमिज्म होता है, निर्जीव चीज को भी वो सजीव समझेगा, जीववाद कहते हैं इसको। पियाजे की थ्योरी में ये बात हम फिर से समझेंगे। जीववाद मतलब सॉरी, अगर मेरा हाथ इस पे लगा बोर्ड पर और मुझे हाथ में चोट लगी, तो बच्चा कहेगा कि इसको भी मारो, बोर्ड ने मेरे को चोट मारी है। या जैसे जब आप चलते थे बचपन में और मिट्टी से कुछ लगा या गिर गए आप, तो जो आसपास बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि अरे इसकी पिटाई करो, ये टेबल से चोट लग गई, मेरे बच्चे को टेबल ने मार दिया। तो 2 थप्पड़ अगर आपने उस टेबल को ऐसे करके मार दिए तो बच्चे को फील होगा इसको भी दर्द हुआ होगा। यानी वो निर्जीव चीज को भी, यानी वो नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है। नॉन लिविंग को भी क्या है, लिविंग समझता है। नॉन लिविंग को भी लिविंग ही समझता है बच्चा, ये हम कह सकते हैं। इसी को जीववाद कहते हैं। इसी स्टेज में ये चीज होती है, इस स्टेज के अंत तक ये चीज खत्म हो जाती है। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि ये जो काल है, निर्माण काल का काल, बेसिकली अवस्था है निर्माण काल की। इरेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती बच्चे की, यहाँ लॉजिक नहीं आता। अतार्किक चिंतन होता है कि चंदा मामा गोल है, मेरी बॉल गोल है, तो दोनों, मेरी जो बॉल है वो चंदा मामा की जैसी है, या जब हम चलते हैं तो पेड़ भी हमारे साथ चलते हैं। ये क्या है, इरेशनल थिंकिंग है। सोच तो पा रहा है वो, लेकिन उसमें लॉजिक की कमी है। ठीक है बात। बिलीव्स इन इमानेंट जस्टिस, क्या हुआ सुजाता, बिलीव्स इन इमानेंट जस्टिस मतलब उसको लगता है कोई सर्वव्यापी न्याय है, कोई भगवान बैठा हुआ है, कोई ऊपर कुछ बड़ा सा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है बादलों में, और वो निश्चित करती है कि यदि तुमने झूठ बोला तो कल तुम्हें चोट लग गई, तो आप कहोगे पाप दिया है भगवान ने तुम्हें, है ना। तो उसको लगता है कि एक इमानेंट जस्टिस ऐसा कुछ है, सर्वव्यापी जस्टिस है, जो ऑटोमेटिकली काम करता है, जो अपने आप हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी भाषा कौशलों की, वो आ जाती है इसमें। बेसिक मतलब एक बेसिक सी समझ, एक आधारभूत समझ की वो थोड़ा बहुत यूज कर पाए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को। 1-2 दोस्तों की उम्र है ये, क्योंकि टोली पूर्व अवस्था है, यानी प्री गैंग एज है। अभी गैंग में नहीं घूम रहा, अभी तो उसने बाहर जाना, लोगों में खेलना शुरू किया है। ज्यादा देर वो बच्चों में नहीं खेलता, कहीं मम्मी पापा के साथ गया, कहीं रुकने, किसी ट्रिप पे गया, वहां देखा, या हॉस्पिटल गया, देखा 1-2 बच्चे खेल रहे हैं तो उससे दोस्ती कर ली, हाय हेलो, बस 2 मिनट की दोस्ती है। मुश्किल से 1 या 2 दोस्त होंगे इस एज में। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता ही है बच्चा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, लेकिन क्वेश्चनिंग की भी एज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, ये हम कह सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी अनुकरण के द्वारा बहुत हद तक सीखता है। इससे पहली स्टेज में अनुकरण या दोहराने की अवस्था थी, वो चीजों को रिपीट करता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इस स्टेज में इमिटेशन से वो बहुत हद तक सीख सकता है, बहुत ज्यादा सीख सकता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, इसकी भी हमने बात की थी। 6 से 12 वर्ष हम इसको याद रखेंगे, आसानी होगी, क्वेश्चन कम गलत होंगे। 7 से 12 भी रख सकते हो, कई बुक्स में आपको 6 से 12, कई बुक्स में आपको 7 से 12, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है वो कोई 1 साल पीछे, कोई 1 साल आगे, नॉर्मल बात है। ठीक है बात। अगर हम बात करें हाँ, तो कह सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज है, यानी ये प्राथमिक विद्यालय की आयु है, क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में या पहली क्लास में बच्चे को बैठा रहे हैं, तो प्रॉपर जो एलिमेंट्री स्कूलिंग शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी। स्कूल एज है ये, जिसको लेटेंसी एज कहा है किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एज कहा है किसने, एरिक एरिक्सन ने। बहुत महत्वपूर्ण गैंग एज यानी टोली अवस्था है ये, ग्रुप में रहता है बच्चा और माँ बाप से ज्यादा बाहर ग्रुप्स में खेलना पसंद करेगा। फिर है एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, यानी मिथ्या परिपक्वता, उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया है जबकि हुआ नहीं है, तो वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे वो बहुत बड़ा हो गया है। अब तो मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, अब तो मैं अपने काम खुद कर सकता हूं, वो खुद को बड़ा समझता है, ये हम कह सकते हैं। ये उसके दिमाग में एक फेक मैच्योरिटी आ गई है, जहां उसको लग रहा है कि हम क्या हैं, बहुत बड़े हो गए अब तो। ठीक है बात, ये बात क्लियर है कि नहीं है। कोई समस्या, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दीजिए, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। इसका रीजन क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब कमेंट्स नहीं चलते हैं तो मतलब गुस्सा आता है फिर। जी
जी, बिल्कुल, बिल्कुल चंपा, आपसे बात करना है, क्या करूँ? करियर में कॉल करूँ? बहुत बढ़िया आशुतोष, मैं कोशिश करूँगी कर पाई तो, है ना? बहुत बढ़िया। नोट्स दे देंगे मंडे मंडे इस मंडे तक नोट्स मिल जाएँगे आपको अब तक के और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा में भी एडवांस में भी मिल जाएँ। ठीक, पीडीएफ साथ के साथ दे दिया करेंगे। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये थी जहाँ पे कल बीच में वीडियो अटकी थी आई थिंक। एडोलेसेंस का क्या मतलब है? किशोरावस्था का। हाँ, पास हो सोनम आप। अगर हम बात करें सीटेट कितनी भी बार दे सकते हो, कोई अंत नहीं है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 10 से 19 वर्ष की अवस्था है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 10 से 19 वर्ष की अवस्था है एडोलेसेंस। जो जनरल स्टेज है वो है 12 से 18 वर्ष की। थैंक यू सपना। हाँ 85 आए हैं, 80 में पास हो। देखो यही नोट्स के सेक्शन में पीडीएफ मिलेगी, इधर आ जाओ, ध्यान दो एडोलेसेंस पर यानी किशोरावस्था पर। ठीक है, अगर हम बात करें हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल। एडोलेसेंस वर्ड कहां से आया? ये जो किशोरावस्था वर्ड है यानी एडोलेसेंस वो आया कहां से? तो ये एक लैटिन शब्द से आया और वो लैटिन शब्द कौन सा है? एडोलेसियर। वर्ड क्या है? एडोलेसियर। एडोलेसियर से निकला है ये शब्द, जो कि एक अपने आप में लैटिन भाषा का शब्द है और एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी मतलब क्या हुआ? टू ग्रो टू मैच्योरिटी का परिपक्वता की तरफ बढ़ना। मैच्योर हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो एडोलेसियर वर्ड जो कि एक लैटिन वर्ड है जिससे एडोलेसेंस बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की तरफ बढ़ना। ठीक है निधि, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, वो किसका पीरियड है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, तनाव एवं तूफान का पीरियड है। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ऐसा कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं। तनाव एवं तूफान की अवस्था है किशोरावस्था, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि किशोरावस्था वो अवस्था है जहां बच्चे के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, है ना, मतलब हार्मोनल, हर तरह के चेंजेस बहुत रैपिड तरीके से यानी बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। चाहे वो उसका मानसिक विकास हो, चाहे वो उसका शारीरिक विकास हो, चाहे वो उसका हार्मोनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था है। इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, आउटबर्स्ट है चेंजेस का, कि जो एडोलसेंट है उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं, उसको यही नहीं समझ में आता। कई बार उसको लोग कहते हैं अरे तुम तो छोटे हो, कोई कहेगा तुम मत बोलो बीच में, अभी तुम बच्चे हो, कोई कहे बड़े हो गए अपनी जिम्मेदारियां समझो। मतलब ये जो सारी चीजें हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का काल, इसीलिए एरिक एरिक्सन ने इसको कहा है कि ये क्या है? व्यक्तित्व संकट का काल है, आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड है, आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है। ठीक है बात क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो हामिदा तो बताओ, इतनी बात समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां स्टेजेस से क्वेश्चन ना आता हो, इसलिए मैं इन पे इतना जोर दे रही हूं, नहीं तो हम आगे बढ़ चुके होते। शांतुन कमेंट शो हो रहा है, बताइए क्या कह रहे हो? हाँ सीटेट लाइफ टाइम वैलिड के लिए अभी कोई न्यूज नहीं है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया निधि। अरे विजय, मैंने 6 7 8 बार तो क्लियर कर ही लिया है सीटेट, और कम से कम भी उसमें से 3 4 बार तो 30 आउट ऑफ 30 ही आए हैं जो सब्जेक्ट में आपके साथ डील कर रही हूँ उसमें। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सब अच्छे से। अभी लाइफ टाइम का कुछ नहीं है, अभी जब तक लाइफ टाइम फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ टाइम वैलिड है, लेकिन 7 साल बहुत होते हैं। 7 साल बहुत होते हैं, तो 7 साल के समय में तो नौकरी ले ही लोगे, क्या करोगे पूरी जिंदगी का? हम्म, बताओ एक बार। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? सभी कमेंट्स हो रहे हैं सुषमा, सभी कमेंट्स हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने 2 3 चीजें ही यहाँ डिस्कस की हैं। भाई स्टैनली हॉल जो व्यक्ति हैं, इन्होंने किशोरावस्था पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। इनकी बुक का नाम भी एडोलेसेंस है, किशोरावस्था नाम की बुक है किशोरावस्था नाम की, इसकी स्टैनली हॉल की, जी स्टैनली हॉल। ये कई बार कथन आता है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। क्यों है तनाव एवं तूफान की? मैंने आपको बताया, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन से लेकर के वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका डेवलप हो रहा है, उसका मन, उसका साइकोलॉजिकल, हार्मोनल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह के डेवलपमेंट बहुत तेजी से होते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इन्फेंसी है, जो इन्फेंसी पीरियड है और जो चाइल्डहुड आपका अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ये वो स्टेजेस हैं जब जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो बहुत तेजी से यानी स्पीड पकड़ रहा होता है। फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में ये जो स्पीड है थोड़ी सी कम होती है, लेटर चाइल्डहुड में ये स्पीड थोड़ी डाउन जाती है और एडोलेसेंस में फिर से पीक पे होती है। तो इसलिए एडोलेसेंस में इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए भी इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलेसेंस 12 से 18। तो इस पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ थोड़ा जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो कम है, यहाँ पे भी तेजी से होगा, यहाँ पे भी तेजी से होगा और एडोलेसेंस में भी तेजी से होगी। जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चेंजेस हैं लगभग हर एक प्रकार के। मैक्सिमम डेवलपमेंट आपका एडोलेसेंस में दिमाग का हो चुका होता है, 90% तो आपका अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम पोटेंशियल है आपके ब्रेन का वो एडोलेसेंस में ही डेवलप हो जाता है। अब एडोलेसेंस को भी 2 अवस्थाओं में बांट दिया बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से एक है अर्ली एडोलेसेंस यानी पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की जो एज है वो है 12 से 16 साल, यानी 12 टू 16 ईयर्स ऑफ एज। अर्ली एडोलेसेंस यानी पूर्व किशोरावस्था का बच्चा कहलाएगा, या किशोरी कहलाएगा, बच्चा भी नहीं कहेंगे इसको, किशोरी कहेंगे। लेटर एडोलेसेंस की यदि हम बात करें तो 16 से 18 वर्ष। क्या है? 16 से 18 वर्ष। लेटर यानी उत्तर किशोरावस्था। भाई 12 से 18 टोटल है, जिसमें 12 से 16 अर्ली एडोलेसेंस, जब ज्यादा उसमें तनाव और तूफान की अवस्था ज्यादा है, फिर बाद में धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट सीख जाता है। एक और चीज है, एडोलेसेंस में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रहती है, यानी समायोजन नहीं कर पाता वो अपनी आसपास की सराउंडिंग से, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं किशोरावस्था में। क्या समझे? सही समझे या नहीं समझे? ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बताओ। क्लियर है ये बात? होपफुली ये बात क्लियर होगी।
सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें इसी बात पे। इसमें प्यूबर्टी नाम की भी एक अवस्था होती है जिसको कई लोग प्यूबर्टी कह देते हैं। प्यूबर्टी बेसिकली एडोलसेंस से जुड़ी हुई है, टीनेज कह देते हैं कई लोग। प्यूबर्टी का सिंपल मतलब है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, वो ग्रो हो रहे हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव बन रहे हैं। लड़कियों के लिए 10 से 12 साल कह दी जाती है, लड़कों के लिए 13 से 16 साल कह दी जाती है ना। लड़कियों में परिपक्वता पहले आती है लड़कों की बजाय। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बात, आगे बढ़े। अब एडोलसेंस की कुछ थियरीज हैं, यानी अलग अलग विचार है एडोलसेंस को लेकर। थियरीज का मतलब क्या है भाई, कोई भी एक थियरिस्ट था, उसका अपना विचार था, या कुछ लोगों ने मिलकर के थियरी बना दी। धन्यवाद डॉली। ठीक, अगर हम बात करें आशुतोष, तो थियरीज ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की क्या सिद्धांत, जिसमें दो सिद्धांत फेमस हैं। पहला सिद्धांत कहता है क्या, थियरी ऑफ सॉल्टेटरी डेवलपमेंट, यानी त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत का मतलब क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत इज समथिंग कि अचानक से होता है डेवलपमेंट। सॉल्टेटरी यानी अचानक से, सडन। कि एडोलसेंस में जो इतने सारे परिवर्तन है वो अचानक से हो रहे हैं, ये अचानक से हो रहे हैं। बिल्कुल हेल्पफुल है शुभम। तो सडन डेवलपमेंट है, ऐसा कौन कहता है? स्टैनली हॉल इस बात को मानेंगे कि एडोलसेंस में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो अचानक से होते हैं, वो सॉल्टेटरी हैं, वो त्वरित हैं, वो सडन है। ठीक है नंदिनी। थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कौन सा गाना है वो अभी आया ना, तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं। ठीक, तो ग्रेजुअल को मानने वाले और लोग हैं, एक हाइड्सबर्ग और समथिंग उनका कुछ नाम है। दूसरे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं थॉर्नडाइक, जो इस बात को मानते हैं कि जो परिवर्तन आ रहे हैं ना किशोरावस्था में, वो एक दिन में या अचानक से नहीं हुए, बल्कि वो धीरे धीरे इन्फेंसी से लेकर के आगे बढ़ रहे थे, एक एक करके स्टेजेस में चल रहे थे। तो ग्रेजुअल यानी क्रमिक, क्रम से, सीक्वेंस में हो रहे थे डेवलपमेंट, ऐसा मानने वाले लोग हैं थॉर्नडाइक। और अचानक से परिवर्तन होते हैं एडोलसेंस में, ये मानने वाले व्यक्ति हैं स्टैनली हॉल। होपफुली बात क्लियर है। किसी को यहां तक ये बात समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे आपकी बात को क्लियर कर सकूं। फटाफट से बताओ, मैं कमेंट देखती हूँ, जल्दी आंसर करो। हाँ, धीरे धीरे क्रम, आशुतोष ये करवा दिया था कल वाले। हाँ, मैं रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि कल बीच में नेटवर्क का कुछ ऊपर नीचे था और ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट है और आज आपका रिजल्ट भी आया है, तो दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक, देखिए अपने पास समय है, ये बैच की टेंशन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, धीरे चल सकते हैं इसमें, यानी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में चैप्टर, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया बाकी स्टेजेस का। ये ऐसा चैप्टर है जहां से पॉसिबल नहीं है कि स्टेजेस से क्वेश्चन ना पूछे, किसी भी पेपर में बैठ जाइए आप पूरे भारतवर्ष में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, नहीं तो मुझे तो आज प्रिंसिपल्स कराने थे, जो कि बहुत अच्छा सा और प्यारा सा चैप्टर है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात थॉर्नडाइक करते हैं और हर्ट्जबर्ग करके आई थिंक एक व्यक्ति है वो करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया नगमा, क्लियर है बात? किसको रिपीट करना है? फर्स्ट को। तो कोई तो सिंपल है ना, थियरी ऑफ सॉल्टेटरी डेवलपमेंट का मतलब है त्वरित विकास, सडन डेवलपमेंट। ऐसा स्टैनली हॉल कहेंगे कि अचानक से परिवर्तन हुए, जो इतने सारे परिवर्तन हुए वो अचानक से हुए हैं। जबकि क्रमिक विकास का मतलब है कि वो क्रम में हो रहे थे, तो ऐसा थॉर्नडाइक कहेंगे। मिलेंगे आकांक्षा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहा था चंपा? देखिए, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, ये बात हमने समझ लिया है, मतलब समझ ली है कि पहचान का संकट, पहचान के संकट का काल है। यानी बच्चे की आइडेंटिटी क्या है ये वो नहीं समझ पाता, वो बड़ा है, छोटा है, उसका कोई योगदान है दुनिया में या नहीं है, या सिर्फ माँ बाप के पैसों पे वो बेचारा टाइम काट रहा है, वो है कौन ये वो नहीं समझ पाता। इतने मेल आ रहे हैं कि मैं दुखी हो चुकी हूँ आज पढ़ पढ़ के। वैसे दुखी क्या, खुशी की बात है तो। बहुत बढ़िया ज्योति, मिलेंगे मीटअप में मिलेंगे। पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड। एडोलसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है, दहलीज है, थ्रेशोल्ड है किसका, अडल्टहुड का, यानी वयस्कावस्था का। जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था है, जो ये 12 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड है, किशोरावस्था है, इज दी थ्रेशोल्ड यानी दहलीज है। ये बात शायद मैंने कल आपको समझाई थी। दहलीज है या मैं कहूं चौखट है, दरवाजा है किसका, वयस्कता का, जब आप मैच्योर हो चुके होंगे, है ना। ये क्या है, मान लीजिए ये एक गेट है और यहाँ पे है एक एडोलेसेंस खड़ा हुआ, इसके उस तरफ अगर वो निकलेगा तो अडल्ट बन के निकलेगा, क्योंकि अभी बीच में है, वो इस दरवाजे पे खड़ा है कि वो वयस्क बने एडोलेसेंस के दरवाजे पे, और एडोलेसेंस से बेसिकली वो कहाँ जाएगा, अडल्टहुड में। तो ये थ्रेशोल्ड है, ये दहलीज है, ये गेट है। एडोलेसेंस क्या है, गेट है मैच्योरिटी की तरफ जाने का या अडल्टहुड की तरफ जाने का। ठीक, इसको कई लोग ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज किसके बीच का, पुल किसके बीच का है, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के, यानी बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के, क्योंकि एडोलेसेंस से पहले की स्टेज क्या है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, उसके जस्ट बाद वाली कौन सी है, अडल्टहुड। तो बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो है आपका एडोलेसेंस। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, एडोलेसेंस को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशनल मतलब परिवर्तन का काल, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, ये क्या है, परिवर्तन का काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है। ट्रांजिशन हो जाएगा एक किशोरी से वयस्क में। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। इसको कई लोग गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपने वोकेशन को लेकर के, अपने आगे की लाइफ को लेकर पूरा प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है, कैसा व्यक्तित्व आपका होगा, किस ओर आप जीवन में जा रहे होंगे। ठीक है, ये वही अवस्था है जहां से भगत सिंह बनते हैं, जहां से राजगुरु और सुखदेव बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में आपके अंदर एक बहुत क्या कहें, एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप डायरेक्शन अगर सही दिशा में दें तो आप कुछ का कुछ बन सकते हैं, अगर वही दिशा खराब हो जाए तो क्रिमिनल टेंडेंसी भी इसी स्टेज में आ सकती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु है, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, है ना, बसंत ऋतु। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एज ऑफ हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप मतलब वीर पूजा,
ये वो स्टेज है जहां बच्चा हीरो वर्शिप, मॉडल मान लेगा किसी को, है ना, मुझे तो सलमान खान जैसा बनना है, या मुझे तो शाहरुख खान जैसा बनना है, या मुझे तो भगत सिंह राजगुरु जैसा बनना है, या मुझे तो कोई और अच्छा काम करना है। मतलब हीरो वर्शिप, किसी को भी एक हीरो मान करके उसकी पूजा करना, उसके सारे एस्पेक्ट भूल जाना और किसी एक एस्पेक्ट को ही क्या करना, बिल्कुल उसी को पूजना कि नहीं सब कुछ सही है। जैसे कई लोग तेरे नाम मूवी देख करके सबने बीच की मांग रखना शुरू कर दिया, दैट मीन्स हीरो वर्शिप, किसी को एकदम से अंधभक्त बन जाना एक तरीके से, है ना, अंधभक्त बन जाना। इसको पॉलिटिकल ना लें बिल्कुल भी, ये एक बेसिक बात है कि आप आंख बंद करके ब्लाइंड फैन बन रहे हैं किसी के। तभी मैं बहुत बात कहती हूँ कि फैन मत बनिए, है ना, फैन मत बनिए, क्योंकि फैन में क्या आपको कमियां नजर नहीं आती सामने वाले की, ठीक, या फिर ऐसे फैन बनिए कि जहां आपको फर्क ही ना पड़े। तो हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा का, इसको इस एज में एक एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिसिज्म भी होता है। ईगो सेंट्रिसिज्म यानी किशोरावस्था में अहम केंद्रिता, यानी बच्चे का ध्यान खुद पे रहता है, उसको लगता है इमेजिनरी ऑडियंस है कहीं आसपास। क्या है इमेजिनरी, यानी कल्पना कर लिया उसने कि कुछ लोग उसको देख रहे हैं, सबका ध्यान उसी के चारों ओर है कि वो कैसा लग रहा है। तो अपने बालों पे ध्यान, अपने हेयर स्टाइल से लेके, अपने कपड़ों से लेके, अपने दोस्तों से लेके, हर एक चीज पे उसका ऐसे ध्यान है जैसे सबका ध्यान उस पे हो, पूरी दुनिया का सेंटर वो हो, ऐसा उसको लगता है। सरिता क्या पूछ रहे हो बताओ? तो एज ऑफ हीरो वर्शिप या एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिसिज्म कि आए बस मैं ही हूं दुनिया का सेंटर, ठीक। अगर हम बात करें इमेजिनरी ऑडियंस, उसको नजर आती है कि जैसे सब उसी को देख रहे हैं, सबका ध्यान उसी पे है। अगर वो शादी में किसी दिन वो कैसा लग रहा है, सबका ध्यान इसी बात पे कि अरे देखो वो कितना सुंदर है या वो कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। अभी भी होता है कई लोगों का, हाँ वो तो ऑब्वियस है, पर्सनल फेबल, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में रहता है, वो अपनी कथाओं में रहता है, अपनी ही उसने एक रियलिटी बना ली है जिसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। डे ड्रीमिंग क्या है? करना कुछ नहीं, सोच लेना मैं तो ये बनूंगा, अरे मैं तो फरारी में चढ़ूंगा, मैं तो फलाना करूंगा, मैं तो ठिकाना करूंगा। मतलब उसको लगता है मैं नॉर्मल इंसान थोड़ी हूं, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूं, या मैं तो ये हूं। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चल रही है, रियलिटी से बिल्कुल अलग। एक्शन में कुछ नहीं है, एक्शन में सीटेट पास नहीं हो रहा और दिमाग में सोच के बैठे हैं कि मैं तो शिक्षा मंत्री बनूंगा या बनूंगी। तो ये डे ड्रीमिंग है। अगर एक्शन नहीं है तो ये फिर डे ड्रीमिंग है, दिवा स्वप्न है। इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज्यादा रहता है बच्चा, इमेजिनरी वर्ल्ड में, डे ड्रीमिंग इमेजिनरी वर्ल्ड में। दिवा स्वप्न एक बुक भी है वैसे, गीजूभाई बडेका की, इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी एक दुनिया को उसने कल्पना कर ली है एक दुनिया की, और बिना एक्शन के। एक होता है कि आप क्या, हाँ अहम ब्रह्मास्मि जैसा बिल्कुल, एक होता है कि आप एक्शन कर रहे हो, मुझे अच्छा बनना है तो मैं रोज काम करूं, दैट इज गुड। डे ड्रीमिंग क्या है? मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बन गया हूं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, एक्शन जीरो। 24 घंटे का आउटपुट देखो तो 5 घंटे पढ़ाई नहीं की और सोच के बैठे केवीएस में सिलेक्शन होगा। आपका हर एक दिन आपको बता देगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कुछ होगा आपके जीवन में कि नहीं होगा, वो आपका हर दिन आपको बता देगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास इसी स्टेज में हो जाता है। सीटेट 6 महीने में आता है, 6 महीने बाद होगा, जल्दी शायद नोटिफिकेशन आ जाए। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का अधिकतम विकास इसी स्टेज में होता है जीनत, ठीक। मतलब बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी 5 वर्ष तक 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? बॉर्नविटा कहता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है बुद्धि का, वो कब होगा? वो इसी स्टेज में। यहां तक हो चुका है, अब इस स्टेज में कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इससे ऊपर मैक्सिमम डेवलपमेंट मतलब यही पॉसिबल है। एकदम बुद्धि का अधिकतम विकास इसी स्टेज में होता है, सबसे ज्यादा जो विकसित होगी बुद्धि वो इसी स्टेज में होगी। इसके बाद होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, ये हम कहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व का विकास, लीडरशिप स्किल्स, उसको नेता बनने का भी एक विकास मतलब उसके अंदर है, नेतृत्व का विकास उसके अंदर हो रहा है। आप देखते हैं बच्चे इसी उम्र में कॉलेज जाते हैं, वहां के इलेक्शंस में कई लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एनएसयूआई, एबीवीपी ये सब बनी हुई है और वो पूरा नेतागिरी में लगे हुए हैं कि हम जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी, फलाना करेंगे, या उसको जैसे मौका मिलेगा आंदोलन करने की कोशिश करेगा। ये क्या है? ये बेसिकली बच्चे के अंदर, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अगर सही दिशा में हो तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या है कि लीडरशिप स्किल्स, कि वो लीड कर पाए। लीडर्स की जरूरत है ना, बिना लीडर्स के कैसे चलेगा? फिर है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, रेयर है अगर मैं कहूं तो। इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो कह सकते हैं इसको, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कि स्टेबल नहीं है वो इमोशनली, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट की कमी है, लैक है। वो अपने एनवायरमेंट से समायोजन नहीं कर पा रहा। समायोजन कैसे नहीं कर पा रहा? आप देखते हैं इसी उम्र में बच्चे की अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से लड़ाइयां होती हैं, स्पेशली दोस्त ने फलानी चीज ली है मुझे भी वही चाहिए, इस बात पे घर वालों से लड़ने में लगा हुआ है, या समाज के सारे नियम उसको बुरे लग रहे हैं कई बार। तो फिर धीरे धीरे इस स्टेज के बाद या इस स्टेज के अंत तक एक्सेप्टेंस आने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, इन सबको बहुत ज्यादा उसका मतलब बेसिकली उसका एनवायरमेंट है, उसके साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत। आप देखते हैं किशोरावस्था में माँ बाप को भी पता है कि ये एज ऐसी होती है, गर्म खून है, ये कह के छोड़ देते हैं कई बार। तो क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है यार ये स्टेज ऐसी है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि इसको खुद भी नहीं पता कि ये कहां जा रहा है। तो बहुत ज्यादा बहसबाजी में पड़ते नहीं, वो भी एक बार को चुप हो जाते हैं, ठीक। एक और चीज है इसमें, वोकेशनल एंग्जाइटी भी है, वोकेशन की एंग्जाइटी, वोकेशनल एंग्जाइटी या एंशियसनेस, कि कौन सा करियर आप चूज करेंगे आपको नहीं पता। तो करियर को लेकर कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन, करियर फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या कंफ्यूजन कह लीजिए, करियर को लेकर एंग्जाइटी है कि मैं जाऊंगा किधर, मैं करूंगा क्या। कोई बात नहीं प्रज्ञा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो जाता है। आप वो काम कीजिए जो जरूरी है, जो सही है। मेरा भाई मजाक कर रहा है, कह रहा है आप पास हो गई, क्योंकि मम्मी के फोन पे कुछ जो उनके साथ टीचर्स हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उनका सीटेट वीटेट क्लियर हुआ होगा, तो वो आ रहा है, तो वो फोटोज वगैरह भेज रहे हैं कि हिमांशी के सब्जेक्ट में फुल आए हैं ये वो। तो मेरा भाई कह रहा है आप पास हो गई मतलब क्योंकि मैं चली जाती हूँ मजाक मजाक में पेपर देने। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, पूरे मजे लेते हैं जब मौका मिलता है, क्योंकि हम उसको बोलते रहते हैं पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता
खैर, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? सामंजस्य नहीं बिठा पाता अपने एनवायरमेंट से, ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको कोई समस्या इसमें लग रही हो तो मुझे बता दो, यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? चले आगे। अरे ये सभी के लिए हेल्पफुल है, तो बड़ा सेशन है, बल्कि सीटेट तो इसके सामने छोटा सा एग्जाम है जितना हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, मतलब मानसिक स्वतंत्रता। अब उसको लग रहा है मैं अपने लिए खुद सोच सकता हूं, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, खुद को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। विद्रोह की भावना कि हम तो ये कर देंगे, समाज को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे, फलाना कर देंगे, है ना। तो रिवोल्ट की जो फीलिंग है, आरसीआई होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह के रिसर्च में काम करता है या एजुकेशन में काम करता है। वोकेशनल एंजाइटी का मतलब है कि वो कौन सा करियर चूज करेगा, इस चीज को लेकर के एंजाइटी होती है। ठीक, अगर हम बात करें बहुत बढ़िया श्रुति, मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, वो खत्म हो गया, डॉली अभी इसको छोड़ दिया है, आई वोंट कंटिन्यू देयर। देखो, मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी, वेरी गुड पूजा, मतलब विद्रोह की भावना उसके अंदर जागृत होती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, अगर सही दिशा ना मिले, इफ देयर इज लैक ऑफ गुड गाइडेंस या फिर प्रॉपर गाइडेंस, तो यही वो स्टेज है जहां गलत आदतों में पड़ सकता है बच्चा, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो चोरी हो, मतलब इस तरीके की क्रिमिनल टेंडेंसीज भी। इवन आप कई बार सुनते हैं कि किसी टीचर को, और कुछ साल पहले केस आया था एक दिल्ली में कि किसी टीचर की डेथ कर दी, मतलब सॉरी डेथ नहीं, मर्डर कर दिया किसी बच्चे ने। मतलब ये वो स्टेज है कि इतने ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हैं कि जो लोग संभाल नहीं पाते खुद को, वो क्या है, क्रिमिनल टेंडेंसी में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, इसको, इसमें बेसिकली आपको बच्चे का दोस्त बनना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि वो आपसे बातें शेयर करे। बट घरों में क्या है, इतने सारे टैबूज हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में कि आप बात करके देखो बॉयफ्रेंड के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में बात करके देखो, कोई समस्या आपके साथ हो जाए तो आप घर वालों को नहीं बताओगे, आप बताओगे अपने उन दोस्तों को जो पहले से ही मूर्ख हैं, आपकी उम्र के हैं। तो वो स्पेस माँ बाप दे ही नहीं पाते। तो यहां जरूरी ये है कि हम स्पेस भी दे पाए, और एक फ्रेंडशिप जैसा एक डिस्कशन बच्चे के साथ जितना हो सके, लॉजिकल डिस्कशन उसके साथ हो, उसको मित्र बनाने की अवस्था है ना, वो आपसे डिस्कशन कर सके। चाहे काउंसलिंग की बहुत जरूरत है इस स्टेज में, आप करियर काउंसलिंग वगैरह भी देते हैं, चाहे वो उसके टीचर्स हो, चाहे वो काउंसलर्स हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, बेसिकली उसका भला चाहने वाले लोग जो है खुशबू, वो उससे डिस्कशन कर पाए, उसको एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बना पाए। कोई बात नहीं खुशबू, अगली बार के लिए तैयारी कीजिए। नहीं प्रियंका, जस्ट स्टेप चेंज किया है। फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है यहाँ, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है पुरानी जनरेशन को भी, और नई को एक कदम पीछे आने की जरूरत है, तब जाकर के सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज में 2-3 ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो देखे जाते हैं और कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। कोई बात नहीं प्रियंका, 6 महीने में फिर होगा, मीटअप का मैं बताऊंगी जैसे ही। ईटिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था से संबंधित क्या है, खाने के विकार हैं, भोजन के विकार हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है बताइए प्रशांत? एनोरेक्सिया नर्वोसा है कि स्पेशली लड़कियों में ये देखा जाता है कि उनको लगता है कि मैं मोटी हो रही हूं, उनको अपने आकार में बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, तो वो खाना छोड़ देती हैं। मैं तो बिल्कुल फुल ऑन डाइट, खाना ही छोड़ दिया क्योंकि मोटी हो रही हूं, जबकि ऐसा है नहीं रियलिटी में, बट उनको फील हो रहा है कि मेरा तो फिगर खराब हो रहा है जी, तो क्या हुआ, खाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है, वो डिप्राइव्ड रखते हैं खुद को, डिप्राइव्ड रखते हैं बच्चे एडोलेसेंट किशोरावस्था में, डिप्राइव्ड ऑफ फूड, मतलब खाएंगे नहीं, और इस वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो सकते हैं, ठीक से विकास ना हो, अस्थियां पतली हो जाएं, बॉडी स्ट्रक्चर अजीब सा हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो डाइट डीएलएड वाली डाइट नहीं, चलो ये बात चली रही है, तो दिल्ली में या ज्यादातर देश में जो डीएलएड होती है, जिसको जेबीटी कहते थे, यूपी में बीटीसी कहते हैं, तो दिल्ली में ज्यादातर उसको डाइट कहा जाता है। वैसे उसका मतलब डाइट का होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो डाइट जो है, तो जब हमने एडमिशन लिया था तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बहुत टाइम तक स्टेटस लगा के रखा कि मैं अपनी डाइट पे ध्यान दूं या डाइट पे ध्यान दूं। मतलब इतना बुरा पीजे था वो, जीवन का सबसे भद्दा पीजे कहेंगे उसको, कि डाइट पे ध्यान दूं यानी खाने वाली डाइट पे ध्यान दूं या फिर पढ़ाई वाली डाइट पे ध्यान दूं। तो खैर ये क्या हुआ एक बार बताओ, ये होमोनिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंग्रेजी की पेडागोजी याद होगी कई लोगों को, ये होमोनिम कहलाएगा। डाइट खाने वाली भी हो सकती है, डाइट वो वाली भी हो सकती है। हाँ कर सकते हो डिलीट, अगर किसी और से नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, बच्चा खाना छोड़ देता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ की दिक्कत है, उनको लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, तो वो अपने बॉडी की चिंता के कारण खाना छोड़ देती हैं या बहुत ज्यादा डाउटिंग करते हैं। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? बुलिमिया नर्वोसा इज समथिंग जहां पे इसका जस्ट उल्टा है कि वो खाता है बहुत, यानी जो किशोरा अवस्था का बच्चा है, किशोरी है, एडोलेसेंट है, वो खूब खाता है और फिर उसको क्या कहेंगे, वॉमिट कर देता है। तो ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा है। खाता बहुत ज्यादा है बट वॉमिट कर देता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं या पता नहीं अजीब सा एक फील करके। तो ये है बुलिमिया नर्वोसा के, वो क्या करेगा, खाएगा बहुत ज्यादा और फिर वॉमिट कर देगा उसी को, है ना। तो ये है बुलिमिया नर्वोसा, इसमें कम खाता है, इसमें ज्यादा खाता है। एक होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग का मतलब है लगातार खाते जाना, जरूरत से ज्यादा खाना, जितनी भूख है उससे भी ज्यादा खाना, है ना। बिंज ईटिंग, लगातार खाए जा रहे हो। महजबीन अब वहां नहीं होगी वही क्लास। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई हो तो बता दीजिए, नहीं क्लियर हुई हो तो बता दीजिए। क्या कहते हो, क्लियर है? एप्पल है सोनी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी यही है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत आप चाहें तो इनको एडवांस में पढ़ के आ सकते हैं, जहां से भी मन हो, थोड़ा सा डिस्कशन प्रॉपर करेंगे विकास के सिद्धांतों का, और इसके साथ हो सकता है मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको ऐड करके दिखाऊं। फिर जैसे ही ये चीज होती है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कल तो सैटरडे है ना, अच्छा, तो मंडे को हम मिल रहे हैं और मंडे को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे,
ट्यूसडे को जहां तक इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ 50 क्वेश्चन या जितने भी होंगे वो आपको क्या वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, वर्कशीट मिल जाएगी, मंडे को नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ तक के जितना हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो बिंज ईटिंग है लगातार खाने ही जाना, उसमें उबकना नहीं है, उसमें वॉमिटिंग नहीं है बिंज ईटिंग में, लेकिन बुलिमिया में बिंज ईटिंग है, सॉरी बुलिमिया में क्या है, वॉमिटिंग भी है। ठीक, बिंज मतलब लगातार, बहुत बड़ा स्थिति। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, जनरल टू स्पेसिफिक जाना, इंटीग्रेशन, और अगर हम बात करें इंटर रिलेशन, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, है ना, मोर क्रिटिकल है शुरुआती पीरियड, बाद में से मैचुरेशन एंड लर्निंग का एक प्रिंसिपल है। मतलब इसमें ना अभी दो चैप्टर आपके रहते हैं, एक तो रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब दो सब पॉइंट्स रहते हैं इस चैप्टर के, एक तो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, और दूसरा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा सब टॉपिक है, वो भी इसी में मैं करा दूंगी। तो ये हम मंडे ट्यूसडे में खत्म करके फिर इसके चैप्टर खत्म करके, ये सबसे मतलब काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, और इसको मैं थोड़ा धीरे लेके भी चल रही हूँ ताकि चीजें दिमाग में रुकें, क्योंकि अगर हम तेज चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक महीने बाद ये कोई सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, ये तो चलेगा बैच और कोई दिक्कत आपको है नहीं, तो नहीं पोल नहीं रहता यहाँ पर, पोल नहीं रहता, तो हम डिस्कस करेंगे मंडे को, कोई दिक्कत नहीं है, समय है, अपने तरीके से चला जाएगा। ठीक, नोट्स आ जाएंगे मंडे को आपको, नोट सेक्शन में कुछ नोट्स होंगे, कुछ पीडीएफ होंगे जो पीपीटी वाली हैं। ठीक, बाकी आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई कह रहा है बुलिमिया और एनोरेक्सिया को, यहां तक का किसी को डाउट हो तो बता दो एक बार। बुलिमिया और ये देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा सिंपल है, डिप्राइव्ड रखना खुद को खाने से, खाना ना देना, जितनी जरूरत है बॉडी को वो भी नहीं देना। बुलिमिया नर्वोसा है बहुत ज्यादा खाना देना, मतलब वॉमिट आफ्टर मच ईटिंग, यानी खूब सारा खा करके, और इतना खा लो कि फिर उल्टियां लग जाए आपको, या उबकना एक तरीके से कहेंगे कि कहीं दिक्कत ना दे जाए। बिंज ईटिंग तो वो इन जनरल है, वो यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं है, मेनली यही दो हैं। बिंज ईटिंग होता है, वैसे बिंज ईटिंग होता है लगातार खाना और बहुत ज्यादा खाना। ठीक, अगर बात करें इसकी बुलिमिया नर्वोसा की, तो ये जस्ट ऑपोजिट है एनोरेक्सिया का, मतलब यहाँ वो खाता नहीं है, यहाँ वो बहुत ज्यादा खाता है, जब तक उबक ना जाए बिल्कुल। ठीक है बात, वो शीट मैं आपको एक दिन पहले दे दूंगी क्वेश्चंस की, और अगले दिन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर अभी हमारे दो चैप्टर, इसमें दो सब टॉपिक रहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो हम मंडे खत्म कर लेंगे बड़ी सी क्लास लेके, क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही दिन में खत्म होगा बोला तो इसको अलग से क्या ही कराएं, और दूसरा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ट्यूसडे को, फिर हम वेडनेसडे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी आज आपका रिजल्ट आया है, आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है, जिनका नहीं है वो आगे की डबल तैयारी कीजिए। और अगर हम बात करें इमोशनल ईटिंग, इसी में आएगा बुलिमिया में, और आज थोड़ा बहुत अपने आपको ब्रेक देके पढ़ाई कीजिए, मंडे को पीडीएफ मिल जाएगा पक्का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, आज थोड़ा छुट्टी करते हैं।